नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, आज बड़ा ही पुण्य पवित्र दिन है गुरु पूर्णिमा। तो साथियों, इस दिन सभी शिष्य अपने गुरुजनों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और स्वयं को कृतकृत्य मानते हैं कि आज समाज में वो जिस किसी भी स्थान पर स्थापित हैं उन गुरुजनों की कृपा से ही है। तो साथियों, वैसे व्यक्ति के जन्म के बाद प्रथम गुरु उसकी माता मानी जाती है। माता के पश्चात समाज में सुनागरिक बनाने के योग्य जो गुरु शिक्षा देता है, उस अध्यापक का, उस गुरु का स्थान आता है। और इसलिए यहां तक हमारे संत कवि कबीरदास जी ने तो कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि सदमार्ग बताने वाले गुरुजन ही होते हैं। गुरु के स्थान को बड़ा उच्च माना गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यह हमारी भारत की संस्कृति है। तो साथियों, आज इस पवित्र दिन के दिन हम आपको एक ऐसे गुरुजी से मिलाते हैं जिन्होंने सन 1972 में ही शिक्षक प्रशिक्षण यानी बीएड कर लिया था और वो दार्जिलिंग जैसे स्थान पर रहते थे। अगर वो चाहते तो वहाँ कुछ अन्य व्यवसाय या अन्य कोई रास्ता अपना सकते थे, लेकिन आपने शिक्षा का क्षेत्र चुना और उस समय के आप हिंदी विषय से स्नातकोत्तर भी हैं। तो आज हम मिलते हैं उन गुरुजनों से, लेकिन उससे पहले प्यारे दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने समय के एक अच्छे अध्यापक, प्रधानाध्यापक ही नहीं अपितु आप एक अच्छे कलाकार भी रहे हैं। नौहर में रामलीला में आपका भरत का किरदार और भगवान श्री राम का जो किरदार है, पात्र है, आप बड़े जीवंत तरीके से मंच पर उसका चित्रण करते थे। और जब भरत मिलाप का जब दृश्य आता था तो साथियों, सच बताऊं, उस समय मैंने स्वयं देखा है कि दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते थे। इतना भावपूर्ण चित्रण इनका रहता था। तो साथियों, हम मिलते हैं उन गुरुजी से जिनका नाम है श्री काशीनाथ जी जोशी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैंने भी उनसे शिक्षा ग्रहण की है। तो चलो मिलते हैं गुरुजी से। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, आज बहुत ही पवित्र दिन है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। धन्यवाद। तो गुरुजी, हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। और यह जो गुरु पूर्णिमा के त्योहार पर, हम त्योहार ही कहेंगे इसको, कि इस दिन जो जब गुरुजनों की बात आती है तो अपने नौहर में आप भी उन गुरुजनों में थे जिनके तैयार किए हुए जो शिष्य हैं समाज में अच्छे स्थानों पर, प्रतिष्ठित स्थानों पर कार्य कर रहे हैं, सफलतम शिष्य हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपसे थोड़ा आपके जो आप स्वयं का जो शैक्षणिक स्तर रहा है वहाँ से, कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गुरुजी कहाँ पे हुई थी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग में हुई। जी। तो गुरुजी, दार्जिलिंग में वहाँ आपके माता पिता रहते थे क्या? दार्जिलिंग में मेरे पिताजी पंडित थे, ज्योतिष का काम किया करते थे। तो उनको वहाँ किसी यजमान के द्वारा एक मंदिर दिया गया। जी जी। तो मंदिर में पूजा किया करते थे। जी जी। तो ये लगभग समझिए 100 साल की बात हुई, 100 साल से हम लोग हुई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही शिक्षा दीक्षा हुई। जी। मैट्रिक तो मैंने की हिंदी हाई स्कूल से। हिंदी हाई स्कूल दार्जिलिंग से। जी। और स्नातक बीए और बीएड किया बंगाल से। बंगाल से? हाँ जी। दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज से बीए किया। जी।
और नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से बीएड किया। बीएड किया। उसके बाद 1972 में मैं वहाँ पर भी मैं सेंट ट्रीजा सेकेंडरी हाई स्कूल, लड़कियों का स्कूल था सेंट ट्रीजा, जी मिशनरी स्कूल था जी उसमें काम किया मैंने जी 65 से 72 तक करीब। जी जी 72 में फिर माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो मैं जी। यहाँ नौर चला आया। अच्छा अच्छा। और नौर में सबसे पहले मैंने अपना एक विद्यालय चलाया था, जी स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के नाम से स्वयं का विद्यालय स्थापित किया था। किया जी। लेकिन उस समय यहाँ के नियमों से मैं अवगत था नहीं। जी राजस्थान के नियमों से। और किसी का सहयोग मिला नहीं जी। इसलिए वो विद्यालय चल नहीं पाया। जी जी जी। तो नेहरू बाल वाटिका में परमानंद जी मुंद्रा, भगवान दास जी मोदी जी ये सब मुझसे काफ़ी प्रभावित थे। जी। वो शायद समिति के सदस्य थे। हाँ वो अध्यक्ष थे और परमानंद जी मंत्री थे। जी। तो परमानंद जी ने एक बार स्कूल में कार्यक्रम देखा था, जी। स्वामी विवेकानंद स्कूल मैंने जो चलाया था जी। उसमें उन्होंने कार्यक्रम देखा। हाँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए आप विद्यालय चला रहे हैं, ठीक है, मेरी शुभकामना है कि आपका विद्यालय चले, जी। लेकिन अगर ऐसा हो जी। कि कहीं न चल पाए जी जी। तो आपका नेहरू बाल वाटिका में स्वागत है। स्वागत है। तो आपके काम से प्रभावित होकर के उन्होंने कहा। हाँ जी। तो इसके बाद 73 में मैंने नेहरू बाल वाटिका ज्वाइन किया जी। और उस समय असिस्टेंट टीचर के रूप में मेरा चयन हुआ था। जी। उसके बाद उस श्याम जी का गवर्नमेंट में, श्याम जी उस समय हेडमास्टर थे, जी। तो उनका चयन हो गया गवर्नमेंट में। जी। तो फिर उन्होंने मुझे हेडमास्टर बना दिया यहाँ नेहरू बाल वाटिका। नेहरू बाल वाटिका में। अच्छा, तो उस समय नेहरू बाल वाटिका शायद उच्च प्राथमिक स्तर पे था क्या या माध्यमिक स्तर पे? उस समय तो प्राथमिक स्तर पर अच्छा, था। प्राथमिक स्तर पे था। और उच्च प्राथमिक स्तर पर मैंने उसको बनवाया था। अच्छा, क्रमांकन आपके प्रयासों से? मेरे कार्यकाल में हुआ। आपके कार्यकाल में हुआ था, बिल्कुल। बिल्कुल। तो यानी कि ये आपका जो शिक्षा का जो सफर है वह रहा, शिक्षा से संबंधित है। हाँ, तब से मैं मतलब इसी शिक्षा के हेडमास्टर के रूप में अभी तक 2001 में मैंने यहाँ से, यानी कि 2001 में मैंने छोड़ दिया था विद्यालय। सही है। तब तक मैं हेडमास्टर ही रहा। प्यारे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरुजी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर अधिकार रखने वाले हैं और आपके बिल्कुल भारतीयता से युक्त जो आपका जो व्यक्तित्व है उससे प्रत्येक विद्यार्थी प्रभावित होता था। और आज भी हम देखते हैं कि दार्जिलिंग जैसे शहर में उस समय के पीजी, बीएड होते हुए भी आप में जो साधारण जो व्यक्तित्व है उसकी झलक हमें दिखाई दे रही है। और यह नौहर का सौभाग्य है कि आप जैसे अध्यापक इस नौहर नगरी को मिले हैं। तो गुरुजी, आपका संगीत के क्षेत्र में भी बड़ा लगाव रहा है। हाँ, संगीत के क्षेत्र में वैसे तो मुझे कोई गुरु से तो दीक्षा तो नहीं मिली जी, लेकिन मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाया करते थे जी जी। तो शायद ये संस्कारित देन ही है। वहाँ से आपके पिताजी को गाते हुए देखा आपने? पिताजी और मेरे चाचा वगैरह गाया करते थे जी। और मेरे बड़े भाई साहब छगनलाल जी जोशी वो हारमोनियम प्ले किया करते थे, हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे। तो उनसे थोड़ा बहुत संगीत का ज्ञान, साधारण ज्ञान हो गया और उससे कुछ भगवान का दिया हुआ। बिल्कुल। गले में सरस्वती थी, सही है। वो पैतृक कुछ पैतृक और सरस्वती का आशीर्वाद था, गले में सरस्वती का आशीर्वाद है, इसलिए। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि गुरुजी जब गाते थे तो उनके गायन की जो समकक्षता है उनके शायद मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, जो उनके आवाज़ है उसके समकक्ष मानते थे लोग। और इसके अलावा जब रामलीला में जब बहर तबीर या उससे संबंधित जो चीज़ें आप गाते थे तो उसका एक अलग ही अंदाज होता था। तो गुरुजी, मैं चलो शिक्षा के क्षेत्र की अपन पुनः बात करते हैं थोड़ा अपना ये। तो आपने अब तक यानी लगभग जो ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी कोई बात है कि उस समय की शिक्षा में आज की जो वर्तमान शिक्षा है उसमें कुछ आपको फर्क या अंतर दिखाई देता हो? शिक्षा पद्धति तो दोनों ही ठीक है जी। आज जो है वो साइंस का युग है, विज्ञान का युग है जी। और आजकल विज्ञान की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जी। और हमारे समय जो शिक्षा चलती थी वो संस्कृति के ऊपर ज़्यादा थी। संस्कृति के ऊपर ज़्यादा। हाँ, जैसे मतलब उस समय में प्रश्न वगैरह जो आते थे जी, वो लंबे उत्तर दिए जाते थे जी। अब शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव उत्तर उनका दिया जाता है, संक्षिप्त। हाँ, संक्षिप्त उत्तर। और उस समय पूरा विशद रूप से
उस समय कहने का तात्पर्य कि उस समय विद्यार्थियों के जो मस्तिष्क का जो ज्ञान था उसका अवतरण के रूप में उसका जांच की जाती थी। हाँ अब स्मृति आधारित ज्यादा शिक्षा हो गई। हाँ, अब तो मतलब ये ऐसा है कि इतना कुछ फर्क जरूर है जी कि पहले की शिक्षा में जितना शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था जी उतनी ध्यान देने की अब आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन जो है वो मतलब दिए हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, याद कर लिया हो गया। जी जी लेकिन पहले बच्चे को खुद को प्रयास करना पड़ता था। प्रयास करना पड़ता हाँ, था उसका कि मैं इसका उत्तर किस तरह से दूं। हाँ, उससे बच्चे की कौशल का पता लगता हाँ। था। बिल्कुल। एक दूसरे अपन देखते हैं कि वर्तमान में पीछे जैसे कोरोना काल आया था, कोरोना काल में जो बच्चे हैं उन्होंने घर पे अध्ययन मोबाइल के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, यानी कि ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय, ऐसे बड़े जो विद्यालय थे वो टेलीविजन के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे ऐसे। और बच्चों ने ऐप खरीद रखे थे और टैब है, मोबाइल है, उस पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो क्या अब वर्तमान में हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो डिजिटल साधनों से जो प्राप्त शिक्षा है क्या वो अपने भारतीय संस्कृति को जीवंत रख पाएगी? नहीं, ये रख पाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी क्योंकि जैसा युग है, युग के अनुसार परिवर्तन भी होना चाहिए। जी, यानी कि समय की धारा के अनुसार जी। बदलना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो पहले की शिक्षा जो थी जी जी उस शिक्षा में और आज की शिक्षा में यही अंतर है जी कि पहले की शिक्षा कुछ यूँ के इस तरह ये कहिए कि पहले की शिक्षा कुछ लैंग्वेज टाइप में थी। बिल्कुल। यानी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कम से कम 2-3 पन्ने भरने पड़ते थे, जब जाकर के उसका उत्तर मिलता था। और अब थोड़ा शॉर्ट में हो जाता है। लेकिन शिक्षा आज की भी मूल्यवान है। सही है। और उस समय की भी मूल्यवान थी। बिल्कुल। तो शिक्षा के संबंध में मैं बिल्कुल यही कहूँगा। बिल्कुल, गुरुजी ने बिल्कुल यह विचार बहुत अच्छे बताए कि अब परीक्षा पद्धति में भले ही कुछ अंतर आ गया हो कि पहले की परीक्षा पद्धति अलग टाइप की थी और अब की जो परीक्षा पद्धति है ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको हम कह सकते हैं वो कुछ अलग टाइप की है, लेकिन महत्व अपने स्थान पर दोनों का है। बिल्कुल सही बात है। समय की धारा के अनुसार, समय के अनुसार अपडेट होना मनुष्य को जरूरी है। तो गुरुजी एक चीज तो शायद देखने में आता है कि इस भौतिकवादी युग में शिक्षा भी शायद भौतिक बनने लग गई है। हाँ, है तो यही है ना? भौतिकवाद की तरफ से शिक्षा जा रही है, क्योंकि आजकल शिक्षा का मूल मंत्र हो गया कमाना, नौकरी प्राप्त करना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ऐसे में शिक्षा का जो मूल्य पहले था वो मूल्य तो अब नहीं है। अब तो खाली यही है। पहले तो हमारी शिक्षा जो थी कहा करते थे कि सब विद्या विमुक्त है। विद्या वो है जो आदमी को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके ईश्वर से मिलाती है। लेकिन आज की शिक्षा जो है वो धन को धन से मिलाती है। ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, यह गुरुजी ने बिल्कुल चिंतन का विषय बताया है कि भौतिकता की तरफ बढ़ने वाली शिक्षा आज हम समाज के जो अग्रणी हैं, समाज के जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए। तो गुरुजी अब बात करते हैं अपने संगीत के क्षेत्र की। तो संगीत के क्षेत्र का जब नाम आता है, संगीत का जब हम जिक्र करते हैं तो उस समय अपने मस्तिष्क में, हृदय में अलग ही प्रकार की झंझनाहट है, सरगम है, वो प्रारंभ हो जाती है। तो संगीत को लेकर के आपके क्या विचार है? संगीत एक साधना है। बिल्कुल। और संगीत जो है वो ईश्वर प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन भी है जी। अगर संगीत से चाहे तो वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए सुर की साधना जो है पूरी होनी चाहिए। सही सुर साधना होनी चाहिए। तो सुर और सुर, बिल्कुल सही है। सुर और सुर, बिल्कुल ये बड़े गहरी और तथ्यात्मक शब्दों का प्रयोग है। बिल्कुल सही है। तो गुरुजी, तो उस आप रामलीला में किस चीज का किरदार निभाते थे, पात्र निभाते थे उस समय? किरदार तो मैंने बहुत से निभाए जी। उसमें से जो दर्शकों को जो अधिक प्रिय लगते थे आपके जो किरदार, उनमें से कौन से हैं? सबसे प्रिय तो भरत का ही लगता था। अच्छा अच्छा। उसके बाद नारद का। अच्छा, नारद का पात्र भी आप निभाते? बिल्कुल। राम का भी मैंने रोल किया है, दशरथ का भी किया है, जनक का रोल भी किया है, केवट का रोल भी किया है। केवट का रोल भी बहुत पसंद करते थे लोग। अच्छा। नारद का रोल भी बहुत पसंद किया। विशेषकर भरत का रोल लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो गुरुजी मैं चाहूँगा कि आप उस समय जब भरत के वेशभूषा पहन करके मंच पर आते थे, दर्शक किसी अलग जिज्ञासा से आपकी तरफ देखते थे, तो उस समय का कोई ऐसा
कोई दृश्य या ऐसा कोई दिमाग में ऐसी कोई बात हो कि आज भी आपके यहाँ के हाँ वो उस समय बड़ा यानी कि ये स्मृति के रूप में आपके दिमाग में आज भी सामने आती हो, मंच से संबंधित? मंच से संबंधित तो बस भरत के रोल में ही मुझे दर्शकों का किस प्रकार से माहौल रहता था उस समय, किस प्रकार था? खैर वो तो दर्शक जाने के दर्शक कह रहा दर्शक किस रूप में देखते थे, लेकिन भरत का रोल करके मुझे आत्मसंतुष्टि मिली। तो भरत का ऐसा कोई संवाद जो आज भी आपके स्मृति पटल पर रहा हो, आता हो, तो वो हमारे जो दर्शक है वो सुनना चाहेंगे। संवाद वगैरह भी तो याद है? नहीं, याद नहीं गुरुजी, वैसा कोई दिमाग में आता हो संक्षिप्त? राम और भरत का जो मिलाप है वह अपनी भारतीय संस्कृति में आज भी भाई भाई के प्रेम से के रूप में जाना जाता है, और वैसा शायद भाई भाई का प्रेम शायद आज बहुत ही कम देखने को मिलता होगा, अगर कहीं है तो उस समय यानी कि चरित्र के रूप में मंच पर उसको प्रस्तुतिकरण करना ये भी कोई छोटी बात नहीं है, यानी कि उसका चित्रण भी बहुत बड़ा एक संवाद के रूप में दर्शकों के सामने आना, तो ये भी है। तो जब राम और भरत जब आते मिलते थे और तो उस समय का ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई संवाद जो आपके मस्तिष्क में आज आता हो? अब ये है ना कि ये तो उस समय की बात थी। जी जी। मंच पर जी कुछ अलग ही भाव होता है। बिल्कुल। और अब ऐसे आप जैसा चाहते हैं जी जी। मैं वैसा कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब न तो गला रहा है। जी जी। अवस्था के अनुसार गला भी खराब हो गया है। जी जी। और गला गुरुजी खराब नहीं हुआ है ये हाँ, ये अनुभव से परिपूर्ण हो गया है। बिल्कुल, तो सही है। बस इतना ही है कि भरत का रोल करके मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती थी। तो उसके बारे में आप अधिक जानना चाहें तो लोगों से पूछ लीजिए। बिल्कुल, लोग बताएंगे। तो मेरे को भी सौभाग्य मिला, मैंने भी आपको भक्त के रूप में देखा है, उसकी जो झलक है वो भी मेरे दिमाग में है। पहले दर्शकों उस समय जब गुरुजी आते थे, मैंने बताया था कि गुरुजी जब मंच पर वो उस समय कि कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, तो उस समय गुरुजी का इधर उधर अपने जो भगवान श्री राम के विरह में जो विरह का जो सीन था वो बड़ा ही मार्मिक दृश्य होता था, और जब भगवान श्री राम इनके सामने आकर के मिलते थे, उनका गले मिलने का जो दृश्य होता था, तो वो वास्तव में जो दर्शकों के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित करने वाला दृश्य होता था। तो वो आज भी मुझे याद है। शायद आप मंच पर होते थे वो बड़ा भाव विभोर होकर के करते होंगे, लेकिन दर्शकों का जो भाव होता है वो अलग ही तरीके का होता है। ये है। तो एक बात और बताओ गुरुजी अपने ये कि अपने जो मंच की जो रामलीला है अपनी यहाँ की, तो जो मंच जो रामलीला की जाती है उसका आज के अपना जो समाज है उसके ऊपर किस प्रकार से उसको देखना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए समाज को? इस प्रकार से भगवान श्री राम का चित्रण है और है, इससे रामलीला हर साल बनती है, हर साल मनाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जब तक संसार रहेगा तब तक चलती रहेगी। बिल्कुल। और इसमें हर समय हर वर्ष एक नई चीज़ आपको मिलेगी, नवीनता मिलेगी। जी। तो रामलीला के संबंध में तो मैं यही कहूँगा कि रामलीला से सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। बिल्कुल, पूरा जीवन है। पूरा जीवन है। रामलीला नहीं है, असल में ये राम का पूरा चरित्र है। और इसमें अगर रामलीला को रामलीला न समझकर उस भाव में अगर बहा जाए तो मैं समझता हूँ रामलीला भी जो है ईश्वर से मिला सकती है। लीला में जो पात्र है वो अगर जीवंत होकर के अपना अभिनय करे तो रामलीला वो माध्यम है जो मनुष्य का हृदय पकड़ सकती है। तो रामलीला ऐसे माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम तो होते रहने चाहिए जिससे मनुष्य के चरित्र में परिवर्तन आता है। बिल्कुल सही बात है। तो गुरुजी आपके हम ये चाहेंगे कि आपके इन सुरीले कंठों से कुछ एक कोई सरगम या ऐसी कुछ अंतरा या है थोड़ा सा गुरुजी, थोड़ा सा जितना है उतना निवेदन, यूँ क्या? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते बिल्कुल सही है गुरुजी। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये वो भी चले गए, सही है। वो संगीत बजाया करते थे उनके साथ
अभ्यास हो जाया करता था। सही है। अब तो अभ्यास छूटे हुए मुद्दत हुई। तो गुरुजी उस समय के आपके जो समकक्षकालीन जो अध्यापक थे या उस समय के जो रामलीला के कलाकार थे या जो समकालीन व्यक्ति थे, उनमें से जो प्रमुख रूप से कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में एक अपने ज्ञान से या अपने चीजों से एक नई धारा समाज को एक दिशा प्रदान की, जिस प्रकार से आपकी रही है? अब इसके बारे में तो मैं कोई अपने विचार नहीं रख सकता, लेकिन हाँ, रामलीला के बारे में यदि आप कहें जी जी हाँ बताइए। तो रामलीला जो है बिल्कुल लाहौर की सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा अच्छा। लाहौर में रामलीला का मंचन जितना प्रभावशाली ढंग से हो रहा है जी और हुआ करता था, वर्तमान में तो खैर थोड़ा सा कमी आई है उसमें जी, लेकिन फिर भी पुराने समय के जो कलाकार हैं जी वो आज भी याद किए जाते हैं, बहुत जीवंत कलाकार थे। तो और सबसे बड़ी विशेषता ये कि रामलीला इस रूप से तो भाग्यवान है क्योंकि रामलीला में मुख्य पात्र हैं राम बिल्कुल और दूसरा रावण। बिल्कुल तो राम और रावण का पाठ करने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते जबकि अपना लाहौर एक इस मामले में सौभाग्यशाली है कि यहाँ 3-3-4-4 राम का पाठ करने वाले और 3-3-4-4 ही रावण का पाठ करने वाले। हैं। तो इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल तो एक समय था रामलीला, उच्च कोटि की रामलीला थी यहाँ की, बिल्कुल आसपास के लोग जो है देखने के लिए आया करते थे। तो रामलीला गौरव है। गुरु जी आपके जो संस्मरण है वो जाने अच्छा लगा। और मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा गुरु जी कि जो वर्तमान के जो युवा हैं उनको लेकर के आपका क्या संदेश रहेगा, क्या आपकी उनके लिए क्या प्रेरणा रहेगी? युवा अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाएं, बिल्कुल ये न सोचे कि आगे क्या होने वाला और क्या हो रहा है। वो अपना मार्ग निश्चित कर लें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएं। यही सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि अगर ऊहापोह में फंसेंगे तब तो कुछ गड़बड़ है। सही। और यदि ऊहापोह मिलना पड़ के अपना लक्ष्य ध्यान में रखेंगे तो प्रगति की ओर बढ़ेंगे। आज गुरु जी देख रहे हैं कि नशे के इस भयावह अंधकार में डूबी हुई जो युवा पीढ़ी है और उस दिशाहीन जो युवा पीढ़ी है उसको लेकर के अभिभावकों और जो युवा हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, अभिभावकों और युवाओं को? नशा एक ऐसी बुरी प्रवृत्ति है जी कि ये तो छोड़ना ही श्रेयस्कर है। अगर छूट जाए तो बहुत बढ़िया है जी, लेकिन नशे में पड़ा हुआ जो है वो जल्दी उसको छोड़ नहीं पाता। जी लेकिन फिर भी प्रयास यही होना चाहिए कि नशे से मुक्त कर सकें हम उसको। नशा युवाओं को अंधकार के गर्त में गिरा रहा है। इसके लिए युवाओं में आत्मबल होना चाहिए कि वे आत्मबल से नशे को छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये किसी के कहने से या किसी के प्रयास से छूटने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए तो स्वयं का आत्मबल होना चाहिए, तभी नशे से मुक्त हुआ जा सकता है और इसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए। तो प्यारे दर्शकों, गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई कि अपने आत्मबल को कमजोर नहीं होने देना है। अपने आत्मबल से हम नशे जैसी जो लत है उसको भी छोड़ सकते हैं और समाज में अपना अच्छा श्रेष्ठतम जो स्थान है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरुजी आज हम बड़े कृत्य हुए आपसे, आपके जो संस्मरण, आपसे बातें करके, और हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और फिर भविष्य हम दोबारा आएंगे आपसे मिलने के लिए और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप जैसे शिक्षकों को प्राप्त करके मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। प्रणाम गुरुजी।